sheet metal work, we have covered many topics of this subject, and remaining portion today we will take up some measuring tools. I am giving you here folding rule. Second is circumference rule, steel rule. Fourth, vernier caliper. Vernier caliper, micrometer, thickness gauge. Thickness gauge, and that is also known as standard wire gauge. And these are the some measuring tools which are frequently used in making various jobs during sheet metal operations. So, now we will talk about miscellaneous hand tools. In this, steel square straight edge that is divider, fourth cribber, Dremel, points, sixth soldering iron, PLIERS, pliers. As you can see, steel square, straight edge, divider, scriber,
trammel, soldering iron, and pliers. These are some miscellaneous tools which are used for special works like here we will discuss trammel. Trammel, you can see there is a beam and trammel points which can be adjusted for making various sizes of circles and arcs. So here is the drawing. You can draw it. These are sliding heads. One and the second one. By this, we can slide it and adjust at any size of radius or arc on the beam. This portion is called beam.
is a long beam on which these sliding heads frequently move in both directions where you want to set it. So by this we can set a radius and rotate it for making large circles which are not possible to make with the help of dividers. So this special device is used for making large circles and two large arcs. हायर रेडियस के आप आर्क्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपको इतना बड़ा कोई आर्क काटना है तो आप इसको इस रेडियस पे लेके अपना एक ट्रेमल का पॉइंट यहाँ और दूसरा यहाँ, क्योंकि ये बहुत हार्डेंड एंड शार्प पॉइंट्स होते हैं विच इजीली मार्क द शीट्स, और इन शीट्स को मार्क कर देने से इससे लाइन पड़ जाती है ये, और इस लाइन के द्वारा आप कटिंग का काम कर सकते हैं या फिर बेंडिंग या कोई भी फॉर्मिंग का काम उसके थ्रू कर सकते हैं। तो दिस इज ट्रेमल। इसमें ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टिंग स्क्रू होता है और इसके द्वारा आप इसको सेट कर सकते हैं एडजस्टिंग स्क्रू द्वारा। तो ये आप इसको फाइन एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और एक्यूरेटली आप इसके द्वारा सर्कल्स वगैरह बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेमल, यूज्ड इन मेकिंग लार्ज सर्कल्स। सोल्डरिंग आयरन आप लोगों को पता ही है, उसमें कोई खास चीज बताने की नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपको याद आ जाए कि इस तरह की चीज होती है। वायर, ये हीटिंग एलिमेंट होता है एंड दिस इज कॉल्ड टिप, और ये कॉपर या आयरन की होती है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम में यूज कर रहे हैं। तो ये हीटिंग होती है विद द हेल्प ऑफ 220 वोल्ट सप्लाई, और इसके हीटिंग के द्वारा इस टिप में गर्म हो जाता है और सोल्डरिंग के लिए हम सोल्डर, जो कि सॉफ्ट और लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता है, जिसके द्वारा आप सोल्डरिंग कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको कोई इस तरह का जॉइंट बनाना है जिसमें कि आपको यहाँ पे इसको जोड़ना है और यहाँ पे जोड़ना है, तो ये पोर्शन पे आप सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये टाँका लगा के इसको आप पक्का कर देते हैं, और ये जो शीट नंबर अलग अलग है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, ये दोनों जुड़ जाती हैं एंड सोल्डरिंग इज डन। प्लायर्स आप लोग जानते हैं, तो फ्लैट प्लायर्स या फिर राउंड नोज प्लायर्स होते हैं।
तो फ्लैट वाले जो होते हैं प्लायर्स, जो ऑर्डिनरी प्लायर्स आपने देखे हैं जिसमें कि पकड़ने के लिए इस तरह का उसमें वो कटा हुआ होता है सामने से और टीथ बने होते हैं इसमें, ऐसे जो ऊपर वाला दूसरा पोर्शन आता है उसके ऊपर भी टीथ अंदर की तरफ कटे हुए होते हैं। जब आप इससे किसी शीट को पकड़ते हैं तो ये आप शीट, अगर मैं इसको शीट मानता हूं, शीट, तो ये जो फ्लैट आपके प्लास के पोर्शंस हैं इसके द्वारा आप इसको पकड़ लेते हैं और इसी को आप टोंग की हेल्प से भी पकड़ सकते हैं, TONG, टोंग, फ्लैट टोंग्स होती हैं जो फ्लैट टोंग्स, और राउंड नोज प्लायर्स होते हैं जिसके द्वारा आप किसी भी शेप में या फिर किसी होल को आपको फॉर्म करना है तो उसके राउंड नोज जो होते हैं वो आप होल्स में डाल के उनको एडजस्ट कर सकते हैं या फिर उनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं सम मिसलेनियस हैंड टूल्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। नाउ वी विल डिस्कस शीट मेटल ऑपरेशंस। अभी तक तो आपने शीट मेटल के बारे में और उसमें यूज होने वाले हैंड टूल और मिसलेनियस टूल और वेरियस टाइप ऑफ शीट्स, टूल्स और उसमें यूज होने वाले डिफरेंट मेजरिंग, मार्किंग टूल्स, होल्डिंग, स्ट्राइकिंग टूल्स, हर तरह के टूल्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेस। प्रेस मीन्स इज अ मशीन ऑपरेशन where we use press, and by using press we form and cut the material. Cutting is also done as good as forming. So the material shape which we required is obtained by using press and doing cutting operations as good as forming operations. So cutting operations you must be know कि किसी भी चीज को काट देना is known as cutting. Shearing, shearing और से कटिंग। तो शीट मेटल को अगर हम काटते हैं तो इसको हम बोलते हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग में क्या होता है? separating material into two parts means हमने मटेरियल को दो हिस्सों में अलग अलग कर दिया। तो क्या करते हैं इसमें? यूजेस शेयरिंग फोर्सेस टू कट शीट मेटल्स। हमने क्या किया शेयरिंग में, जैसा कि आपने देखा जब हम स्निप यूज करते थे काटने के लिए, हैंड स्निप्स, या हम बोलते थे उसको शीयर्स, तो जो
शीयर्स और स्निप्स यूज करते थे, उसमें क्या होता था, एक ब्लेड ऊपर वाला हिस्सा होता था, एक ब्लेड नीचे वाला हिस्सा होता था, और इसके बीच में हम शीट मेटल को कट करने के लिए रखते थे और कैंची की तरह इसके कटिंग कर लेते थे। तो जब हम इसको काट लेते थे दोनों फॉल के बीच में से कटिंग ब्लेड्स जो है, कटिंग ब्लेड, ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है और ये शीट मेटल है। तो आप कैंची के बीच में किसी फॉयल को काटते हैं तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के बीच में शेयरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं हैंडल्स के द्वारा, और आप इसको काट के दो हिस्सों में कर लेते हैं। और इसी ऑपरेशन को अगर आप शेयरिंग आप किसी मशीन में करते हैं तो उसमें आप कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देख लीजिए। नीचे आप एक ब्लॉक ले लेते हैं और इस ब्लॉक के ऊपर शीट को आप रख लेते हैं और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक होता है जो कि इसको ऊपर से प्रेस यानी कि दबाव, शेयर फोर्स लगाने के लिए, और नीचे क्योंकि ये आपका जो ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, और इस लोअर ब्लॉक और ये कहलाता है आपका शीट मेटल, ये कट के दो हिस्से में आ गया, 1 और 2। पहले क्या था, ये एक ही था, यानी ये पहले यहां पे थी शीट और ये कट के नीचे आ गई, क्योंकि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक ने इसको दबाव डाला और इसके ऊपर साइड में ये रखा हुआ है जो कि ये ब्लॉक आपका फिक्स्ड है। तो जब ये इसके ऊपर ये ब्लॉक, जो शेयरिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, शेयरिंग ब्लॉक, ये शेयरिंग ब्लॉक इसको बोलते हैं, और ये शीट मेटल है। तो शीट मेटल जो है दो पार्ट में कट के नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग। ऐसे ही ब्लैंकिंग, नेक्स्ट इज ब्लैंकिंग। तो जो ब्लैंकिंग होती है उसमें आप शीट मेटल को ये शीट मेटल है और ये इसके ऊपर आपने पंच ले लिया, क्या कहते हैं इसको, पंच, और ये क्या कहलाएगा, डाई, और ये शीट मेटल। ये फ्रंट व्यू है, सामने से आप देख रहे हैं। तो ये जब आपके पास ये चीज रखी हुई है किसी चीज के ऊपर, तो जब आप इस पंच को ऊपर से ब्रश के द्वारा दबाएंगे तो ये इस शीट मेटल पे टच होगा और यहां से ये शीयर करेगा, और इतना जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ये कट के नीचे की तरफ आने लगेगा जैसे जैसे ये पंच नीचे आएगा, और फाइनली ये कट के आपका हिस्सा बाहर निकल जाएगा। ये कहलाता है ब्लैंक।
कहलाएगा ये ब्लैंक। तो आपने क्या किया, ये जो शीट मेटल था इस स्टॉक में से, यानी ये रॉ मटेरियल है जिसमें से आपने ये ब्लैंक इतना बड़ा हिस्सा आपने काट के निकाल लिया, जो कि सर्कुलर है। कैसा है? गोल। तो जब ये गोल हिस्सा आपने बाहर निकाल दिया तो ये कहलाएगा ब्लैंक, और इसको बोलते हैं हम यूजफुल। यूजफुल से मतलब ये आपके काम आने वाला है और ये काम नहीं आने वाला है जो कट के निकल गया। तो जो कट के निकला हिस्सा ये वाला था जो बाहर निकल आया, जिसको कि आपको यूज करना है फर्दर, उसको हम बोलते हैं ब्लैंक। और उस ब्लैंक के द्वारा आप इसको आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कटा हुआ जो हिस्सा निकला बाहर उसको ब्लैंक बोलते हैं, और जिसमें से निकला वो शीट मेटल का पीस था, या आप उसको स्टॉक बोल सकते हैं। ऐसे ही ब्लैंक काट काट के आप निकालते जाते हैं और इन ब्लैंक को आप यूज करते हैं फर्दर फॉर्मिंग करके डिजायर्ड आइटम्स बनाने में। तो ये कहलाती है ब्लैंकिंग। और इस ब्लैंकिंग में क्या होता है, अ पीस ऑफ शीट मेटल इज रिमूव्ड from a larger piece of stock. The removed piece is not scrap. It is the useful part which is used further for making desired items या jobs. Now next is punching. पंचिंग जैसे हमने ब्लैंकिंग करी, सिमिलर है उसी के, इसमें हम पंच कर देते हैं। पंच करने के मतलब आप उसमें एक होल बनाते हैं जो कि आपके किसी भी साइज का, किसी भी शेप का हो सकता है, बट एज कंपेयर टू द साइज ऑफ hole is smaller, and the portion which is cut is called scrape. So punching is a operation where we remove piece from the stock, and this removed piece is known as scrape. So example of punching, you can see the portion we removed in blanking, say this portion, it is come here as a out and it is circular. This is called blank, right? And this process is called blanking. This is sheet metal, and this portion is removed as a blank. Useful. Now, this portion is considered as a stock for punching. So I will take it here as a blank, which is further processed by punching. Which operation? Punching. Now
punch is rammed into the blank and this portion is taken out as a scrape or slug. So scrape, if you see, it is a small circular portion of blank which is removed by using punch, and we produced a washer which is having hole in the center. So this is punching and this one is blanking without having hole inside. So we can see if you produce a washer, first of all you have to take out the outer diameter of the sheet for the washer and internal diameter which is made further by punching operation. We see that size small size hole is generated by making punching operation. So the small portion is known as scrap and this washer is has a job which is made by doing blanking and punching operation. Now slitting. Next operation is slitting. Splitting means you just split straight line से आप उसको स्प्लिट कर देते हैं और स्प्लिट करने के लिए आपने उसको ऊपर की तरफ उठा दिया। तो हिस्सा आप उठा हुआ देख रहे हैं जो कि शीट में आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है। दिस प्रोजेक्टेड पोर्शन एंड द गैप, ये क्या है? स्लिट। ये आर पार आप देख सकते हैं शीट में। दिस विल बी लाइक दिस। ये पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये आगे तक इस तरह से उठा हुआ है और इसके बीच में से आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। तो कटिंग स्ट्रेट लाइन इन शीट, नो स्क्रैप मटेरियल इज प्रोड्यूस। इसमें कोई भी स्क्रैप मटेरियल नहीं प्रोड्यूस। तो इसमें हमने क्या किया, ये जो पोर्शन था इसको हमने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया दबा के, और दबा के जब हम उठाएंगे तो ये शीट में लगा रहेगा रिमेनिंग पोर्शन, लेकिन ये ऊपर उठा हुआ होगा। अगर आप सामने से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो जो शीट मेटल ये आप देख रहे हैं ये सामने से इस तरह का होगा पूरा, पर ये बीच में प्रोजेक्टेड पोर्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि इस स्लिटिंग के कारण आपको दिख रहा है। तो ये बीच में एक पतली सी स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो ये स्लिटिंग कहलाता है। और इसके द्वारा आप कोई भी चीज को रोकने के लिए इसको स्लिट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन लैंसिंग, LANCING, लैंसिंग, creating a partial cut in the sheet
so that no material is removed. Material is left attached to be bent and form a shape such as a tab, vent, or lower. So you can see if we produce this is a sheet, and if you produce the curl material, which is removed, cut, and fold. So this portion is इसको मैंने 90 डिग्री पे शीट को यहाँ से कट किया इस जगह से, और ये पोर्शन वर्टिकली 90 डिग्री पे सेट कर दिया। ऐसे ही इसको हमने बाहर से कट किया और रोल कर दिया, सो दैट ये जो एक आप हिस्सा देख रहे हैं वेंट बन जाएगा, जगह बन गई। ये हिस्सा आप देख रहे हैं प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री। एक शीट की हमने 90 डिग्री पे एक वॉल निकाल दी, तो वो जो शीट देख रहे हैं आप प्रोजेक्टेड पोर्शन, ये इसके साथ अटैच्ड है, ये बाहर नहीं निकाला गया। मींस कटिंग तो हमने करी लेकिन पीस बाहर नहीं निकाला, तो ये दोनों के दोनों अटैच्ड है, अटैच्ड इन सिंगल शीट। जो शीट आपने यूज करी थी उसी शीट में ये अटैच रहते हैं, जिसको हम लैंसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज नॉचिंग। नॉचिंग, NOTCHING। नॉचिंग भी पंच और डाई की हेल्प से करी जाती है। इसमें आपके पास जैसे ये शीट है और इसकी कोई थिकनेस है, और इस शीट को नॉचिंग ऑपरेशन करना है, तो अगर आपको जैसे यहां से इसको काट के कोना निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस कोने को सर्कुलर पंच से कट कर देंगे, और ये हिस्सा जो है नॉच्ड हो गया। ऐसे इसको अगर आप कट करेंगे यहां से, तो आप जब इसको कट करेंगे तो ये यहां से कट होके इतना हिस्सा बाहर निकाल देंगे। तो ये पूरा का पूरा जब बाहर निकाल देंगे, तो आपको ये इस तरह की शीट दिखेगी। इस तरह की शीट दिखेगी। नाउ आपको ये ट्रायंगुलर यहां से काटना है, ये भी
नॉचिंग है। आपने इसको ट्रायंगुलर यहाँ से कट कर दिया और कट करने पे आपको ये जो शेप मिली उस तरह की मिली, सामने से हम देखें ये नॉच है और ये रेडियस नॉच। किसी भी शेप में आप नॉचिंग कर सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगुलर नॉच काटना तो आप इसको भी काट सकते हैं। कोई और तरह की शेप में काटना चाहते हैं तो वो भी नॉचिंग करते हैं पंच और डाई की हेल्प से। पंच है, डाई। और अगर बहुत पतली शीट है तो यू कैन कट बाई स्लिप और शीयर ऑल्सो। बट प्रेस पे करते हैं तो ये हम डायरेक्ट एक ही स्पॉट में इसको कटिंग कर देते हैं। So this is called notching. Punching the edge of a sheet, forming a notch in the shape of a portion of the punch. Now next is perforating. 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 Perforating means in a sheet you are making multiple numbers of holes. Like in this portion you want to make holes. So a punch is designed to make these multiple holes in a one stroke. So these multiple holes are produced in the sheet by using punch having numbers of punch inbuilt in a single punch. So punching is a close arrangement of a large number of holes in a single plate. तो ये एक ही प्लेट में and the large number of holes, और ये जो होल्स जनरेट किए हमने तो ये हिस्सा जो है दिस इज यूजफुल, यानी ये तो हो गया जॉब वर्क, और जो कट के निकल गया दैट इज स्क्रैप। नहीं निकला या इसी में लगा रह गया उसको भी आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट जॉब इज अ प्लेट इन विच यू हैव ए मल्टीपल numbers of small holes. So these are the few operations which we do on press. Now few operations which are also done in sheet metal operations are embossing. Embossing. Embossing means you emboss or project some design on the sheet. This is a process of making raised or projected design on the surface of the metal with its corresponding relief on the other side.
Operation include drawing and bending. Some examples of embossing are, you must have seen, आप लोगों ने व्हीकल्स के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स पे देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम की प्लेट्स होती हैं उस पे जो नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे UP80 लिखा है, साथ में उसके ऊपर DL या CL, उसके बाद फिर लिखा हुआ है उसके ऊपर 1168, जो नंबर लिखा होता है वो उभरा हुआ होता है, यानी प्रोजेक्टेड होता है, जो शीट होती है उससे उभर के दिखता है ऊपर की तरफ। दैट इज नोन एज एम्बोस, यानी कि इट इज अ प्रोजेक्टेड पोर्शन which is inbuilt in a sheet and is highlighted by embossing. So embossing is the process of making raised or projected design on the surface of the metal with its corresponding relief on the other side. Operation includes drawing and bending. So here is a embossing die by which we make job lower die, and this portion is called embossed die. यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं डाई का पहला पार्ट एम्बोसिंग डाई कहलाता है, और ये लोअर पार्ट सेकंड जो है, जो कि रिजिडली कहीं पे फिक्स है, तो इसके ऊपर ये शीट मेटल को रखते हैं, और ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं इस तरह से फॉर्म हो जाती है शीट। शीट को पहले जब हमने रखा था वो इस तरह की थी, तो जो शीट ये रखी हुई है इसको आपने इसको दबा के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये ऊपर आ गई और इस तरह से आ गई, तो जॉब बन के निकलेगा तो इट विल बी लाइक दिस। ये जो जॉब है एम्बोस्ड होगा, और जब आपने डाला था शीट को तो ये शीट इस तरह से थी, और जब कन्वर्ट होके एम्बोस होके निकलेगी बाहर एम्बोसिंग के द्वारा, तो ये इस तरह का जॉब हो गया। तो दिस इज कॉल्ड वर्क और दिस इज कॉल्ड स्टॉक, यानी आपने इसको डाला और एम्बोसिंग प्रोसेस के द्वारा एम्बोस करके ये प्रोजेक्टेड पोर्शंस निकाल दिए इसके ऊपर, और इसको आपने प्रोड्यूस कर लिया। इसमें आप डिफरेंट तरह की शेप्स, डेकोरेटिव पीसेस, बहुत तरह की चीजें इसमें आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज
coining, 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 कॉइनिंग प्रोसेस। कॉइनिंग प्रोसेस, इसके जो नाम में अगर आप देख रहे हैं तो कॉइन, कॉइन का मतलब होता है सिक्का। सिक्के का मतलब आप सबने देखा है, सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, आपने सब तरह के देखा हुआ है। देखा है, नहीं देखा है सबने? रुपया लिखा होता है, यहाँ पे 10 लिखा होता है, यहाँ पे 2020 लिखा होगा, और बालियां बनी होंगी, ऐसे 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 कोई डिजाइन होगी, है ना। और ऐसे इसकी दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम्बलम बना होता है एक प्रॉपर शेप में, या कोई भी डिजाइन होगी, तो ये यहाँ पे भी आपका कुछ लिखा होगा, 10 या रुपीज, वट एवर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से देखा आपने। तो इस पे भी ये जो हिस्सा लिखा हुआ देख रहे हैं, प्रोजेक्टेड होता है, प्रोजेक्टेड। और ये जो थिकनेस है इसकी कॉइन की, ये थिकनेस भी आपको दी हुई होती है। तो आपने क्या किया, इसको डाई में रख के, ऊपर वाली डाई है ये, और ये है नीचे वाली डाई, तो ये लोअर डाई हो गई, और ये अपर डाई हो गई। और इसके अंदर कुछ डिजाइनिंग इस तरह से बनी हुई है, और इस पे भी बनी हुई है अंदर की तरफ पूरी। तो जब आप इसको इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन होगा जिसमें कि डिजाइन, ये 2 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, वट एवर द कॉइन यू वांट टू मेक, उसकी डिजाइनिंग यहाँ होगी। ऐसे ही इसकी जो अपर पोर्शन वाली डाई है उसमें भी यहाँ पे एक बना हुआ। जब आप इसमें उस शीट मेटल को रख देंगे बीच में, जो शीट मेटल आप रखेंगे उस शीट मेटल को ये दबाएगा, यानी इस पे ये प्रेशर पड़ेगा, और ये लोअर जो डाई है रिजिड होगी। तब इसमें जब ये प्रेशर पड़ेगा तो इस कॉइन के ऊपर सारी डिजाइन बन जाएगी, और वो जो डिजाइन आप देखेंगे तो वो डिजाइन उभरी हुई होती है और एम्बोसिंग की तरह ही होती है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है, यानी कि यू हैव रिक्वायर्ड हायर फोर्सेस for doing coining operations as compared to embossing। तो ये इसमें सिमिलर pressing operation to embossing with the different impressions are obtained on both sides of the sheet metal. It requires higher forces as compared to embossing operation. So these are the sheet metal operations which we have covered. Unit 3, sheet metal work, is almost completed. So these are the sheet metal operations which you have to complete in your PHs. So I am giving some questions. Please note down and sketch a number. फिफ्थ होगा जहां तक नहीं, इस तरह से सेट ऑफ 3 questions. Discuss with
is first sheet metal ऑपरेशन। जितने भी मैंने आज करा दिए वो सभी में आपने जो भी करे हैं, ब्लैंकिंग, टीयरिंग, पियर्सिंग, डांसिंग, स्प्लिटिंग, परफोरेटिंग, एम्बोजिंग, पॉइंटिंग और भी अगर कोई आप इसमें कर रखे हैं तो सभी आपको इसमें मेंशन करने हैं। प्लीज गाइड आपको कम से कम 6 तरह के डिफाइन करना है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी what is file classify file on the basis of each cut, each cut distance between each on section. Next question, common defect occur during sheet metal work। कौन से इसमें डिफेक्ट आ जाते हैं? डिस्कस discuss how to identify them with their HIR, their remedies। ठीक है, so these are 3 questions you have to complete, and syllabus for CC1 will be till date what we have completed। जितना भी हमने आज कर दिया है वहां तक सिलेबस मिलेगा। CC1 till date 4 hours, that is unit
विल बी सिलेबस और आप अपना एग्जाम जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे बैठना है सब आपको दे रखा है। आप लोग वहाँ जाएंगे और अपना एग्जाम देंगे। अपना नाम बिल्कुल साफ लिखिएगा फाइल पे, अपना ब्रांच बिल्कुल साफ लिखिएगा और अपना कोर्स नंबर जो है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और साथ में एप्लीकेशन नंबर भी। अगर ये इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे तो आपकी फाइल को सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग अच्छे से काम करिएगा। आप सबको CT1 के लिए ऑल द बेस्ट। और जितना भी मैंने यहाँ पे करा दिया है अब तक, जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं वो सारा आपके कोर्स में है और आप लोग पूरी तैयारी करिए। टेक्स्ट बुक जो है रघुवंशी की या हाजरा की या कपूर की या जो भी राइटर आपको मिलता है जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, आप उसके द्वारा अच्छे से पढ़ लें। लिखते समय इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करिए। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी आप लिख लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप लोग इंग्लिश के ऊपर जोर डालिए जिससे कि आप इंग्लिश में लिख सकें। तो ऑल द बेस्ट। कोई चीज अगर इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो तो उसे हिंदी में जरूर लिख दो, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप गलत लिखेंगे तो उसकी मीनिंग कुछ और हो जाती है और जिसकी वजह से आपका लिखा हुआ सब बेकार हो जाता है। तो आप लोग अगर इंग्लिश में लिखने में कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज राइट इन हिंदी, बट डोंट राइट आउट ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि आपको लिखना नहीं है लेकिन क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है तो आप उल्टा पुल्टा लिखते, तो ऐसा ना लिखिए। लिखिए, थोड़ा लिखिए, उसको पॉइंट वाइज लिखिए, लेकिन विथ फिगर्स होंगे और मीनिंगफुल होंगे तो डेफिनेटली आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।